हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 है केमिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ-साथ मैं कमेंट में भी आपको पिन कर दूँगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम वीडियो करने वाले हैं बायोलॉजी का, तो क्लास 9th एनसीईआरटी बायो हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे वीडियोज़ आपके काम के हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर जरूर स्क्रॉल करिए। पीवाईक्यूज भी हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं, तो आप इन सारे वीडियोस को जरूर देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस आपसे एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि 2-3 दिन वीडियो लेट हो गया, थोड़ा सा ट्रैवल कर रही थी, कुछ इश्यू था। अब आपको वीडियोस डेली मंडे टू फ्राइडे प्लस सैटरडे कभी कभी मिलेगा, पर मंडे टू फ्राइडे तो हमारा शेड्यूल है। हैशटैग 10 का डोज, तो ये 10 का डोज आप लेना ना भूलें। आपको तब तक लेना है जब तक कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आपको साइंस का कंटेंट पूछा जाता है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से साइंस का कंटेंट आपको प्रिपेयर कराया जाता है, आपको वीडियोस बायलिंगुअल मिलते हैं। प्लस आपको जो वीडियोस का कंटेंट होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर 1-2 दिन में आपको वहां पर पोस्ट कर दिया जाता है। तो इन सब चीजों से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिए। चैनल छोटा है पर कोशिश कर रहा है आपकी चीजों को पूरा करने के लिए। चलिए, अब किसी का समय वेस्ट करते हुए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से मेटल और नॉन मेटल चैप्टर को। तो सबसे पहला चैप्टर आज का जो हमारा है चैप्टर मेटल और नॉन मेटल में, तो इसमें हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो मेटल्स आर मेलिएबल, थोड़ा जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे और समझते हुए करेंगे। तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है, इसको आप चादर में बना सकते हैं। जैसे आप इसकी शीट्स बना सकते हैं। अब शीट्स किसकी बनती है, आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर कुछ ऐसी परत सी चढ़ी होती है, तो ये परत क्या हो गई आपकी, ये एक मेटल की है। वो मेटल कौन सा है, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। जनरली हम किसकी देखते हैं, सिल्वर की देखते हैं, है ना, मिठाई के ऊपर। तो ये क्या हो गया आपका, मेलेबिलिटी हो गई किसकी, मेटल्स की। और मेटल्स डक्टाइल, डक्टाइल मतलब इसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, डक्टाइल हो जाएंगे। डक्टाइल मतलब वायर्स, आप कुछ मेटल्स के आप वायर्स बना सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी अगर पूछी जाए तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए बोल रही हूँ। सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल क्या हो जाएगा आपका, गोल्ड। और आपका मोस्ट मेलिएबल में क्या हो जाएगा आपको, सिल्वर और आपका गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या है, आपके बहुत ही अच्छे चालक होते हैं, किसके, ऊष्मा और विद्युत के। बेस्ट कंडक्टर, अब इसमें आपको एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो जाएगा, सिल्वर एंड कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। लेड और मरकरी क्या हो जाएगा, ये आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इसमें आप स्टार लगाएंगे इन सारे पॉइंट्स में। कि जैसे कि बेस्ट कंडक्टर पूछा हीट का तो सिल्वर और कॉपर, और पुअर कंडक्टर ऑफ ऊष्मा मतलब कि ऊष्मा का जो है आपका कुचालक है वो आपका लेड और मरकरी हो गया। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, लश्चरस होते हैं और इनको आप पॉलिश भी कर सकते हैं। मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। पर आपका एक अपवाद है, ये अपवाद ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अपवाद क्या हो गया कि मरकरी क्या है, एक मेटल है पर फिर भी क्या है, ये लिक्विड है। सारे मेटल्स क्या होते हैं आपके ठोस प्रवृत्ति के होते हैं, पर आपका जो लिक्विड मेटल हो जाएगा वो आपका क्या होगा, मरकरी होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, मेटल्स जो होते हैं या क्या होते हैं, दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक, मेटल्स आर सोनरस मतलब मेटल्स क्या है, आवाज निकालते हैं, टन टन की आवाज। फिर मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम। अब ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, क्योंकि इसमें आपको अपवाद देखने को मिल रहा है। तो जहां जहां आपको अपवाद देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस वहीं से एग्जाम्स में उठा के दिए जाते हैं। जैसे कि मेटल्स का क्या होता है, आपके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है साथ, पर इसमें एक अपवाद क्या हो गया कि आपका जो गैलियम है और सीजियम है, इसका क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस बात को याद रखेंगे। दिस टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन द पाम। अगर आप इसको अपने हथेली पर रखते हैं तो ये दोनों मेटल्स क्या है, ये मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। भौतिक गुण क्या हो जाएंगे, धातुएं आपकी एजी और सिल्वर और एजी और अधिकांश एयू में तन्य होती हैं। ठीक है, फिर धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या होगा, चांदी और तांबा होगा। फिर धातुएं आघात
आघातवर्ध्य होती हैं, ये पॉइंट रह गया मेरा पढ़ना। फिर सीसा और पारा क्या हो जाएगा आपका, ऊष्मा के कुचालक हैं। फिर धातुएं चमकदार होती हैं और इन्हें पॉलिश किया जा सकता है, ठीक है। धातुएं कमरे में तापमान पर ठोस होती हैं, पर अपवाद क्या था, पारा को छोड़कर सब क्या होती हैं, पारा क्या है, एक तरल है, ठीक है। धातुएं कठोर और मजबूत होती हैं, धातुएं ध्वनि युक्त होती हैं। फिर गैलियम और सीजियम को छोड़कर अन्य धातुओं का गलनांक उच्च होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इनका सब धातुओं का गलनांक उच्च होता है, पर आपका गैलियम और सीजियम इसका गलनांक आपका क्या होगा, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था इधर कि हाई मेल्टिंग पॉइंट सब हाई मेटल्स का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पर गैलियम और सीजियम का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में क्या क्या हो जाएगा कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक। दे आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, तो क्या इनका नेचर होता है, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब धातुएं भंगुर होती हैं, तो धातुओं का आपको भंगुर की प्रॉपर्टी याद रखनी है। और ये ना ही आप इसको चादर में बदल सकते हैं और ना ही आप इसको वायर्स में बदल सकते हैं। तो ये इसका पॉइंट क्लियर हो गया। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब ये कुचालक है, सुचालक नहीं है किसके, ऊष्मा और विद्युत के। पर आपका ग्रेफाइट क्या है, ये आपका एक अपवाद है, ठीक। फिर नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ये आपके क्या होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, डल होते हैं और इनको पॉलिश नहीं किया जा सकता, किसके अपवाद क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट आयोडीन। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड, अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। लिक्विड को नॉन मेटल क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स आर नीदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग, कार्बन सल्फर आयोडीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये सब क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। यही आपकी प्रॉपर्टी हिंदी में। अधातुएं भंगुर होती हैं, फिर अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, फिर अधातुएं अचमकदार होती हैं और इन्हें पॉलिश नहीं किया जा सकता आयोडीन को छोड़कर। कमरे के तापमान पर अधातुएं ठोस तरल क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। फिर अधातुएं ना तो कठोर होती हैं और ना ही मजबूत होती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्कली मेटल्स या क्षारीय धातु क्या होती है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या होती है, जो आपकी ये आपके एल्कली मेटल्स हैं, ये आपको याद रखने एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिथियम पोटेशियम सोडियम, ये आप LPS कैसे भी आप याद रखेंगे, लिथियम LSPPSL कैसे भी आप याद रखेंगे, पर आपको याद रखना है क्या, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो ये क्या होती हैं, ये आपकी सॉफ्ट होती हैं और इनको आप नाइफ से भी क्या है, कट कर सकते हैं। इनकी लो डेंसिटी होती है, मतलब इनका घनत्व कम होता है और गलनांक भी कम होता है। तो आपके अल्कली मेटल्स कौन से हो गए, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको मैंने ऐसा का ऐसे ही स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है याद करना और समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। धातुओं की रासायनिक गुण वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा भी लेंगे। चलिए सबसे पहला गुण देख लेते हैं कि और जो सारे मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। मेटल ने कंबाइन किया किसका, ऑक्सीजन के साथ, और बना लिया क्या, मेटल ऑक्साइड। अब इसका एग्जाम्पल है, जब कॉपर को आप हीट करते हैं हवा में, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड, और ये क्या है आपका, ये ब्लैक ऑक्साइड है, मतलब काले रंग का ऑक्साइड है, ठीक। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम को आप किसको साथ आप कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बना लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेंगे। हाउएवर कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो आपने ये एक नतीजे पे पहुंचे कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके क्षारीय होते हैं नेचर में, मतलब बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके क्षारीय होते हैं, किसमें, नेचर में। इनका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड धातु ऑक्साइड्स जितनी भी हैं आपकी, जितनी भी आपकी धातु ऑक्साइड्स हैं ये आपकी कैसी हो गई, क्षारीय हो गई नेचर में। बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो इन मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स, मतलब ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो आपके क्या होंगे, जो आपके एसिड और आपके बेस दोनों के साथ अपना अगर रिएक्शन कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे।
तो आपने क्या समझा कि जितने भी अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड है, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, और दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद इनका एंड रिजल्ट क्या बन रहा है, ये बनाते हैं सॉल्ट और प्लस बनाते हैं वाटर। तो ऐसे ऑक्साइड्स को आप बोल देंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाला हुआ है जो आपका एनसीईआरटी का ही है कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये भी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं HCl क्या है, ये आपका एक अम्ल है, मतलब ये आपका अम्ल है, और NaOH क्या है, आपका क्षार है, मतलब एसिड, एक हो गया एसिड और एक हो गया बेस। तो जब इनकी रिएक्शन आपस में, आप खुद देख सकते हैं कि ये आपका मेटल ऑक्साइड है, ये भी आपका मेटल ऑक्साइड है। जब दोनों मेटल ऑक्साइड है पर फिर भी क्या है, एक HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, अब रेस्पेक्टिव सॉल्ट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपके एम्फोटेरिक इन नेचर हो गए। इसको आप क्या बोल देते हैं, उभय धर्मी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, उभयधर्मी ऑक्साइड हो गए। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके, तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपके वाटर में डिजॉल्व तो हो जाते हैं, और जो डिजॉल्व हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो एल्कली बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट, कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट सम क्या होते हैं, डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। और सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज। ये आपका क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, और क्या हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड। ये जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा, आपका एल्कलीस बना लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने प्रॉपर पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक से आपको क्रॉप कर कर लगाया है इमेज। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से आ जाती हैं। जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं कि हमने इस पेज पे क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल्स हैं, जब ये इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड। दूसरी बात हमने क्या करी कि मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और अगर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी कब हो जाती है, ये तब होती है जब बात हम करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। तो अगर मेटल ऑक्साइड्स आपके एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और कुछ मेटल ऑक्साइड आपके बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोल देते हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाएंगे। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये आपके सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है किसका, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गए। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर हो गए, मतलब ये क्या हो गए, आपके उभय धर्मी हो गए। ठीक है, उभय धर्मी आपके ऑक्साइड्स हो गए। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पॉइंट पढ़ा, ये तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, पानी में। मतलब पानी में ये क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, फिर क्या होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो, फिर क्या हो जाएगा आपका जो सम में, अब बात हो जाती है सम की। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स, अब बात हो जाती है ना, कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या है, ये डिजॉल्व होते हैं किसमें, आपके पानी में। तो जो मेटल ऑक्साइड्स आपके डिजॉल्व हो जाएंगे पानी में, इनको आप बोल देंगे एल्कली। ठीक है, इनको आप क्या बोलेंगे, ये बन जाएंगे एल्कलीज। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, सोडियम ऑक्साइड, और आपका दूसरा हो गया पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये आपके सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व करेंगे वाटर में, क्या ये क्या बना लेंगे, आपके एल्कलीज को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, यही सेम चीज़ हिंदी में लिखिए कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु को ऑक्साइड बनाती हैं। फिर उदाहरण के लिए जब ये, फिर उदाहरण के लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी उभयधर्मी ऑक्साइड्स। तो उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे,
कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, इन्हें उभयधर्मी कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होती है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार बना लेती है। तो जो घुल जाती है वो आपकी एल्कली बना लेती है, उसी को आप क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल से घुलकर क्षार का प्रदान करती है। ठीक, चलिए अब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ अपवाद हम यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। अपवाद के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है आपका कि मेटल सच एज पोटेशियम सोडियम, ये पोटेशियम और ये सोडियम ये इतने ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट ओपन। अगर इनको आप ऐसे खुला छोड़ देंगे तो ये क्या करेंगे, ये आग उत्पन्न कर लेंगे। इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा जाता है, इनको किसमें, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु इतनी तीव्रता के साथ प्रक्रिया करती है कि खुले में रखने में उन्हें आग लग जाती है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए इसको आकस्मिक आग लगने को रोकने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, सामान्य तापमान पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा आदि धातुओं की सतह ऑक्साइड की एक पतली परत से ढकी होती है। सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत धातु को आगे ऑक्सीकरण से रोकती है। तो क्या मतलब हो गया कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आपका लेड, तो ये सब क्या है, ये कवर्ड करते हैं किससे, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो इनको किससे कवर किया जाता है, एक थिन लेयर से, जिससे क्या है फर्दर उनका ऑक्सीडेशन रुक सके। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या प्रक्रिया है, तो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग में क्या है, किसी भी आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम, तो इसमें क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, एक आपकी थिक ऑक्साइड लेयर की क्या कर दी, परत चढ़ा दी, जिससे कि इसका फर्दर कोरोजन जो है वो रोक सके। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या है, डेवलप थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो ये अपने आप एक तरह से एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है, जैसे ही आप एक्सपोज करते हैं उसको एयर की तरफ। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। तो इसलिए पहले ही उसको क्या कर देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसमें कोटिंग कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। हवा के संपर्क में आने से एल्यूमिनियम एक पतली ऑक्साइड परत विकसित करता है। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट से आगे से क्षरण के प्रति प्रतिरोध बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो हमने क्या एनोडाइजिंग से समझा कि उसे एल्यूमिनियम के ऊपर बात हो रही है और एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर की बात हो रही है। तो इस थिक लेयर ऑक्साइड क्या है, वो हवा के जैसे एक्सपोजर में आएगा तो एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। तो इससे क्या होगा, वो फर्दर उसको कोरोजन से बचाया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ वाटर। अब जब मेटल की रिएक्शन होती है पानी के साथ, ठीक, बहुत अच्छी रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जब मेटल है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मेटल ने रिएक्शन करी वाटर के साथ, क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड क्या होगा, फर्दर इसकी क्या है, वाटर के अंदर इसकी रिएक्शन होगी और क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। मतलब मेटल ने किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करी, मेटल ऑक्साइड बना। अभी जो मेटल ऑक्साइड बना इसकी फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करी, मतलब मेटल ऑक्साइड्स क्या है, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो ये क्या करेंगे, ये आपके मेटल हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर लेंगे। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो मेटल होते हैं ये आपके अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरह से आपकी अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं। तो इसका मैं आपको लास्ट में चार्ट बनवा दूंगी, जिससे कि आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहली बात कि मेटल जो पोटेशियम और सोडियम है, जो हमने अभी पिछला पढ़ा था कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा तेज फास्ट रिएक्शन करते हैं और ये अगर ऐसे ही ओपनली छोड़ दिए जाए तो ये आग पकड़ लेते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट बात कि ये आपके सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये वॉलेंटली क्या है रिएक्ट कर लेते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी। तो इन केस ऑफ सोडियम पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉलेंट एंड एक्सोथर्मिक, और ये क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन कि ये जो फायर जो आपकी कैच हो जा रही है वो किसकी वजह से हो रही है, तो आपको बताना होगा कि ये हो रही है क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस ही क्या है आपकी एक तरह से फायर को कैच करने पर एक बोलते ना कि एक स्पार्क दे रही है। तो ये हाइड्रोजन गैस की वजह से ही वो सारी आग लग रही है। ठीक, क्यों लग रही है, क्योंकि आपकी पोटेशियम और सोडियम ने रिएक्शन करी किसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद आपका KOH या NaOH बना, और इसके बाद क्या बन गया, जो H2 निकला, ये H2 ने क्या पकड़ ली, आपकी आग पकड़ ली। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको इसमें से क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो सोडियम है या जो पोटेशियम है ये आपका किसके साथ रिएक्शन करता है, ये आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ये सब बात याद रखने वाली होती है। और हाइड्रोजन गैस की वजह से ये क्या रिलीज कर रहा है, ये फायर को कॉज कर रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं द रिएक्शन ऑफ, अब बात कर लेते हैं किसकी, देखो हमने क्या पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में कि कालू नाम का मदारी आलू जरा फीके पकाता है। अब हमने पोटेशियम और सोडियम देख लिया, अब हम किसको देखेंगे, अब हम कैल्शियम देख रहे हैं। चलो देख लेते हैं। तो कैल्शियम की रिएक्शन होती है, ये लेस वॉलेंट होती है, द हीट इन्वॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। अब हमें क्या याद रखनी है, इसमें कैल्शियम की रिएक्शन हुई किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है ये कैच करेगी फायर नहीं। ठीक है, तो ये इतनी सफिशिएंट नहीं होती है इसमें हीट कि ये क्या करे, आग पकड़ सके। पर अब आपको पॉइंट क्या याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ वाला ये वाला पॉइंट कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग जैसे ही बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम में हाइड्रोजन का क्या रोल था, आग को निकालना, आग को बनाना। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का क्या रोल है, ये फायर तो कैच नहीं करता है पर ये आपको तैरने में मदद करता है, किसको, कैल्शियम को। तो ये कैल्शियम को क्या करेगा, तैराएगा। तो कैल्शियम स्टार्ट करेगा फ्लोट करना, क्यों, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन गैस निकली वो बबल्स क्रिएट करेगी जिसकी वजह से कैल्शियम तैरने लगेगा। हमने क्या पढ़ा, सोडियम पोटेशियम ने आग लगाई और कैल्शियम में तैरने लगा, कैल्शियम हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, चलिए ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। हमने क्या पढ़ा, सोडियम और पोटेशियम ने किसके साथ रिएक्शन करी, कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम ने किसके साथ रिएक्शन करी, कैल्शियम ने रिएक्शन करी सिंपल वाटर के साथ, पर यहाँ पर क्या था, आग पकड़ी थी। और यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका सिंपल वाटर था और इसने क्या किया था, फ्लोट किया था। अब हमने क्या पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट कि जो मैग्नीशियम है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये फ्लोट करने लगेगा। तो मैग्नीशियम में भी क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग होगी। ये फ्लोटिंग किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस की वजह से होगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में क्या हो गया, फ्लोट हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। और एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना ही ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बल्कि ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। और स्टीम के साथ रिएक्ट करके आपका मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड ऑल। किसी भी पानी से आप रिएक्शन करोगे इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी रिएक्शन किसकी, वाटर के साथ वाली खत्म होती है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि मैग्नीशियम क्या है, आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम आपका, कैल्शियम आपका क्या कर रहा है, कैल्शियम सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, पर हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या है, तैरने लग रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। जब कोई मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या चीज़ें बनेंगी, आइए देख लेते हैं। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व इन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर क्या पॉइंट रखने याद करने वाली बात है कि हाइड्रोजन गैस, देखो अभी हमने क्या ऊपर पढ़ा कि मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
पर अगली लाइन में क्या लिखा है कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती अगर मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, तो आपको ये अपवाद याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मेटल की रिएक्शन होगी तो आपका हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस। इतना नहीं याद रखना है, बस मेन क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज हो रही है, पर ऐसे जनरली क्या होता है मेटल और आपका एसिड की रिएक्शन हो रही है और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, यही आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया क्या होता है, ये आपका एक्वारीजिया में कुछ कंसंट्रेशन होती हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे कि आपका रेशियो इसमें फिक्स है 3:1 का। अब 3:1 का रेशियो किसका हो गया, ये आपका HCl और आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। तो HNO3 और HCl दोनों का रेशियो जब आपका फिक्स हो जाएगा किसमें 3:1 के रेशियो में, तो ये क्या बन जाएगा एक्वारीजिया। और एक्वारीजिया में देखो ना HCl अकेले, ना HCl अकेले, ना HNO3 अकेले, क्या है आपका गोल्ड या आपका सिल्वर या आपका गोल्ड और आपका सिल्वर नहीं, सिर्फ गोल्ड। तो ये आपका गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्या अकेले HCl और अकेले HNO3 ये दोनों डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे गोल्ड को, पर अगर ये दोनों 3:1 के रेशियो में मिक्स हो जाएंगे तो ये क्या कर लेंगे, ये गोल्ड को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सुनार की दुकान में बहुत ज़्यादा ही उपयोग में आता है आपका एक्वारीजिया, जो कि क्या है, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। एक्वारीजिया क्या होता है, हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, और इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए ये एक्वारीजिया बनाया गया है। ठीक है, तो 3:1 के अनुपात में 7 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 7 नाइट्रिक एसिड का ताज़ा तैयार मिश्रण है। यह सोने को घोल सकता है, भले ही इसमें इसमें से कोई भी एसिड अकेले ऐसा काम नहीं कर सकता है, पर ये साथ में काम कर सकते हैं। एक्वारीजिया एक अत्यधिक संक्षारक धुआं देने वाला तरल है। यह उन कुछ अभिकर्मों कर्मकों में से एक है जो सोने और प्लेटिनम को खोलने में सक्षम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। हमने कई बार पढ़ा है, हम बहुत समय इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, तो आइए जल्दी से मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज या आपकी प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला, इसमें क्या होता है आपको देखो, जो आपके ऊपर होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई जरूर होगी, हाँ देखो इसमें क्या है आपका, ये पोटेशियम सबसे ऊपर है और AU वोल्ट सबसे नीचे है। तो जो सबसे ऊपर है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे बढ़ते चले जाएंगे आपकी रिएक्टिविटी क्या है, घटती चली जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम क्या कर रहे थे, हमने उसमें रखा था, किसमें, केरोसिन में। कैल्शियम आपका भी रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव है। इसमें याद रखने वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, कि जो जितना ऊपर होगा, जैसे कैल्शियम और लेड की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, लेड कम रिएक्टिव है। मैग्नीशियम और जिंक की बात करूं तो मैग्नीशियम ऊपर है तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है। अगर मैं एल्यूमिनियम और जिंक की ही बात करूं, अगर मैं सिर्फ एल्यूमिनियम और जिंक की बात करती हूँ तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक कम रिएक्टिव है। इसका मतलब जो ऊपर होगा और जो नीचे होगा उन दोनों में कंपेयर करूं तो ऊपर वाला नीचे वाले को अपने घर से अलग कर सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आयरन और कॉपर की, ये मैंने लिया आयरन और ये लिया मैंने कॉपर। अब खुद सोचिए किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आपकी फर्स्ट आयरन की ज़्यादा होगी, सेकेंड में आपका हो जाएगा कॉपर। अब आपका कॉपर एक सॉल्यूशन में CuSO4 में प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन आप Fe के साथ करा रहे हैं, तो Fe प्लस CuSO4 के बाद आपका बन रहा है कुछ FeSO4 प्लस Cu। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो Fe था वो ऊपर था, हाईली रिएक्टिव था, तो ये स्ट्रॉन्ग था, इसने क्या किया, इसने SO4 के साथ रिएक्शन कर ली और Cu को अकेला छोड़ दिया। तो इसीलिए जो ऊपर मोस्ट रिएक्टिव होता है वो लीस्ट रिएक्टिव के सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, वो
उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अपने आप को क्या है अटैच कर सकता है और उसको अकेला कर सकता है मेटल को। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, Fe ने SO4 के साथ उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके FeSO4 बना लिया और Cu अकेला रह गया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं तो रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। तो रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टेन फॉर्म। मेटल ए है जैसे, और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बन गया और मेटल बी बन गया। ये आपका क्या होगा, ये आपके कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। यहाँ आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये नेल थी आपकी। Fe इसका स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी होती है, तो इसने क्या कर लिया, इसने FeSO4 बना लिया और ये आपका FeSO4 सॉल्यूशन बन गया और कॉपर क्या है, सिंपल आपका कॉपर वायर रह गया। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी, इंपॉर्टेंट थी, आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आए हैं। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक के गुण। तो ये क्या हो जाएंगे आयनिक यौगिक के गुण। सबसे पहले आप बात करते हैं फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और इनके ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कठोर होते हैं, क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में बहुत ही ज़्यादा होता है तेज। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जो चीज़ आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हैं क्या कि आयनिक कंपाउंड्स आपके सॉलिड होते हैं और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होंगे, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, क्लोजली टाइटली पैक्ड होंगे और टाइटली पैक्ड होने के साथ साथ क्या है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन। अब जब इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होगी इसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हिंदी में। भौतिक प्रतिक्रिया, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और सकारात्मक और नकारात्मक आयनों के बीच मौजूद आकर्षण बल के कारण कुछ हद तक कठोर होते हैं। ठीक है, और ये भंगुर होते हैं। फिर गलनांक और कथनांक क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक के में उच्च गलनांक और कथनांक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौजूद अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, a solution of ionic compound in water contains ions which moves to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state, जब ionic compound solid state में होता है, ठोस परिस्थिति में होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। क्योंकि सही बात है, जब सॉलिड का स्ट्रक्चर है तो उसमें रिजिडिटी बहुत होगी, वो बहुत ही ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे पास पास होंगे, उसकी वजह से फ्री आयंस नहीं होंगे जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कॉज करते हैं। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, जब वो मोल्टेन स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, तब आयनिक कंपाउंड्स क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। पानी में एक आयनिक यौगिक के घोल में आयन होते हैं जो घोल में बिजली प्रवाहित करने पर विपरीत इलेक्ट्रोड में चले जाते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते, क्योंकि उनकी कठोर संरचना के कारण ठोस में आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है, फिर ये आपके घुलनशील होते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, की मेटल का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है। आइए चलिए, तो धातुओं का निष्कर्षण
सब मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स क्या है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ क्या है कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेटल जो टॉप होते हैं मतलब रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, ऊपर आपका सोडियम, फिर पोटेशियम, ऐसे नीचे आपका Au था। तो जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं मेटल्स, ये क्या होते हैं, दे आर सो रिएक्टिव। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स, मतलब इनको कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। पर जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं ये क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स। कुछ धातुएं पृथ्वी की पपड़ी के मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गतिविधि श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित धातुएं इतनी प्रतिक्रियाशील होती हैं कि वे प्रकृति में कभी मुक्त तत्वों के रूप में नहीं पाई जाती। फिर सक्रियता श्रृंखला के मध्य की धातु मध्य प्रतिक्रियाशील होती है, वे पृथ्वी में पपड़ी में मुख्य रूप से ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। हम इनको 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत कर सकते हैं। आपका पहला हो गया मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी में क्या था, सोडियम, पोटेशियम था, फिर कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, और लो रिएक्टिविटी में सबसे नीचे वाले हो जाएंगे। ठीक, तो मेटल्स ऑफ हाई जो रिएक्टिविटी होती है उनको क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और फिर प्योर मेटल का आप पा सकते हैं। अब जब मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है उसमें आपका 2 तरह के प्रोसेस चलते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी होता है, इसमें अगर सल्फाइड ओर्स की बात होती है तो रोस्टिंग होता है। हमेशा जब सल्फाइड ओर की बात होगी तो आप उसमें रोस्टिंग की प्रक्रिया करेंगे, अगर कार्बोनेट ओर्स की बात होगी तो आप उसमें कैल्सिनेशन की प्रक्रिया लगाएंगे, सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हम एनसीईआरटी की सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे, आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगी, आपके अपकमिंग एग्जाम जो है आपका उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या हो गया, इसमें क्या बना, ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा और इसी तरह से आपको प्योरिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल इनटू 3 फॉलोइंग कैटेगरीज। इसमें क्या हो गया, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी। ठीक, क्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, कम प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुएं, मध्य प्रतिक्रियाशीलता वाली और उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुएं। चलिए बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन लो एक्टिविटी सीरीज। अब आपको वो रिएक्शंस देखनी है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस देखना है जहां पर आपके मेटल्स जो है वो लो इन रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब नीचे वाले मेटल्स हैं। ठीक है, तो इनको किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। तो मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। ठीक, जैसे आपका सिनेबर है, क्या किया आपने, सिंपल क्या किया आपने, सिनेबर को हीट कर दिया। सिनेबर इज एन ओर ऑफ मरकरी, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट फर्स्ट कन्वर्टेड टू मरकरिक ऑक्साइड HgO। मरकरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। तो क्या किया, सिर्फ आप हीट करने से क्या है, लो जितने भी लो इन रिएक्टिविटी सीरीज है उनको आप क्या है सेपरेट आउट कर सकते हैं, उनके मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या पॉइंट याद रखना है कि जो आपकी लो इन रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आपका और का मरकरी का HgS जो आपका सिनेबर है, इसको क्या किया, हीट किया गया और हीट करने से क्या हो गया आपका, ये रिएक्शन यहाँ देखेंगे समझेंगे। तो ये क्या है आपका HgS है आपका, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका HgS है, ये आपका हो गया और है किसका, मरकरी का, और ये मरकरी का और जो है आपका सिनेबर। ठीक है, इसका नाम क्या है, सिनेबर। तो सिनेबर ने किसके साथ रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई और क्या बना आपका, हीट हुआ और HgO और SO2 रिलीज हो गया। तो HgO को फर्दर हीट करा तो क्या बना, Hg और O2 बन गया, मतलब कि आपका प्योर आपका मेटल एक्सट्रैक्ट आउट हो गया।
ठीक है। तो ये कैसे हुआ, आपकी हीटिंग की प्रक्रिया के द्वारा ये पॉसिबल हो पाया। हीटिंग की प्रक्रिया किसमें, जो आपका लो इन रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, तो जो मेटल आपकी लो इन रिएक्टिविटी सीरीज है उनमें आप हीटिंग की प्रक्रिया को लगाकर अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, सक्रियता श्रृंखला में निम्न धातुएं अत्यधिक अक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड को केवल गर्म करके भी धातुओं में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए आपका सिनेबर है, पारे का एक अयस्क है। अब इसे हवा के में गर्म किया जाता है तो यह पहले आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है, में परिवर्तित हो जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और को और अधिक गर्म करने पर पारे में बदल जाता है। तो पहले आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना, फिर आपका क्या बन गया, आपका पारा बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको क्या हो गया, नेक्स्ट एक और रिएक्शन दी है एनसीईआरटी बुक में कि कॉपर आपका, कॉपर विच इज फाउंड इन Cu2s। कॉपर आप किस तरीके से पाया जाता है, आपका Cu2s के फॉर्म में पाया जाता है कॉपर। ठीक है, तो ये आपका किस तरीके से निकाल सकते हैं आप, जस्ट ये आपका एक तरह से और है, इसको आप हीट करेंगे और कॉपर आपका रिलीज आउट हो जाएगा। तो Cus आपका ये ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो CuO2O बन गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जितने लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज है उनको आप सिर्फ हीट करेंगे तो आपका प्रॉपर प्योर मेटल मिल जाएगा आपको। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना ही याद रखना है। अब बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जो आपके मिडिल में है तो वो आपके मिडिल में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया। तो ये क्या हो गए, लो मिडिल इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं। तो इनको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो जैसे जिंक हो गया, जिंक का आपको एग्जाम्पल दिया है, तो जिंक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट इन नेचर। तो ये किस तरीके से पाए जाते हैं नेचर में, आपको कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जिंक कार्बोनेट हो गया और जिंक सल्फाइड के फॉर्म में ये पाए जाते हैं नेचर में। अब जो सल्फाइड को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होता है, तो जब सल्फाइड, जब मैंने आपको पहले ही बताया, जब सल्फाइड की बात होगी तो यहाँ पर प्रक्रिया लग जाएगी आपकी रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग। और जब आपकी बात होगी किसकी, कार्बोनेट की, कार्बोनेट की, तो आपकी प्रक्रिया हो जाएगी कैल्सिनेशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ये बात भी दूसरी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो रोस्टिंग होती है ये एक्सेस इन एयर में होती है। ठीक है, एक्सेस इन एयर में होती है। और जो कैल्सिनेशन की प्रक्रिया होती है ये आपकी लिमिटेड इन एयर होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ZnS और ZnCO3 जिंक, जिंक कार्बोनेट हो गया, और ये आपको जिंक ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। और आपका ये क्या हो गया, रिलीज आउट, ये आपकी ऊपर वाली आपकी रोस्टिंग हो गई और नीचे वाली आपकी कैल्सिनेशन की प्रक्रिया हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सक्रियता श्रृंखला के मध्य की धातु जैसे लोहा, जस्ता, सीसा, तांबा मध्यम रूप से प्रतिक्रियाशील होते हैं। ये आमतौर पर प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मौजूद होते हैं। सल्फाइड अयस्कों को अतिरिक्त वायु में की उपस्थिति में तीव्र तार पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को भूनना कहते हैं। फिर कार्बोनेट अयस्कों की सीमित वायु में तीव्रता से गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को आप कैल्सिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आप सबने समझ लिया। तो हमारा क्या बन गया, अब हमारा बना था जिंक ऑक्साइड, वहां पर बन गया। तो दोनों प्रक्रिया से, जिसमें हमने कैल्सिनेशन भी देखा था और जिसमें हमने रोस्टिंग भी देखी थी, तो रोस्टिंग का दोनों का एंड रिजल्ट क्या बन गया, तो जिंक ऑक्साइड बन गया था। अब जिंक ऑक्साइड को फर्दर रिड्यूस करा जाएगा जिससे कि आपको करस्पॉन्डिंग मेटल मिल जाए। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी, कार्बन की। तो मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एज कार्बन। तो आपके एग्जाम में वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि कार्बन यहाँ किस तरह से एक्ट करता है, तो कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो कार्बन एक्ट करेगा कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट इज रिड्यूस्ड टू मेटेलिक जिंक। फिर कार्बन उसके उपयुक्त कम करने वाले एजेंटों
का उपयोग करके धातु ऑक्साइड को संबंधित धातुओं में अपचयित कर किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह धात्विक जिंक के अपचयित हो जाता है, धात्विक जिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्मिट रिएक्शन आइए देख लेते हैं क्या होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ट्राइऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। दिस इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर आपका किसी चीज में इस्तेमाल हो रहा है वो चीज, जैसे कि आपका हो गया कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ ये कहाँ यूज होता है रिएक्शन, ये आपके रेलवे ट्रैक्स के लिए ये रिएक्शन यूज होता है। तो यहाँ पर जो आपकी हीट निकली, ये हीट जो निकलती है ये यूज करी जाती है, यूज टू ज्वाइन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। थर्मिट रिएक्शन में जो हीट रिलीज होती है इन दोनों रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट में जो हीट रिलीज हो रही है वो ये कहाँ यूज होगी, कोई भी चीज को जो टूटा है किसमें, द ट्रैक रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन में जो टूटा हुआ पार्ट है उसको आपस में जोड़ने के लिए इसको यूज करते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया, थर्मिट रिएक्शन। इस प्रक्रिया को थर्मिट प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं पिघली हुई अवस्था में उत्पन्न होती हैं। वास्तव में एल्यूमिनियम के साथ आयरन ट्राइऑक्साइड की प्रतिक्रिया का उपयोग रेलवे पटरियों या टूटे हुए मशीन भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्या एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो मेटल्स आपके टॉप में है, एकदम रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है, उनको कैसे रिएक्शन एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, तो उसको करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू, जिसमें आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है ऐसी धातुएं, जैसे कि आपका सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अब इसमें क्या होगा कि द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड, जो कि क्या है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो मेटल्स हैं वो कहाँ डिपॉजिट होंगे, कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। और क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। तो ये एनोड क्या होता है, एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर क्या आएगा, आपका क्लोरीन गैस आएगी, क्योंकि क्लोरीन आपका Cl माइनस हो जाता है। ठीक है, तो क्या आपने समझा कि ये धातुएं इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम उनके पिघले हुए क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्राप्त किए गए हैं। फिर धातुएं कैथोड पर जमा होती है जबकि क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि आपका कैथोड और एनोड दोनों चीज़ों की इलेक्ट्रोलिसिस में यूज हो रही है। जनरली जो होती है, जिसमें आपका कैथोड क्या है, आपका नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड के ऊपर मेटल का डिपॉजिट होता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मेटल का डिपॉजिशन कहाँ होता है, तो मेटल का डिपॉजिशन आपका कैथोड पे होता है और क्लोरीन का डिपॉजिशन आपका कहाँ होता है, ये आपका एनोड पे होता है। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन भी आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब देख सकते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का शोधन। तो मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। तो जो मेटल निकलते हैं बहुत प्योर नहीं होते हैं, इसमें इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है जिससे कि ये प्योर बन पाए। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड इज रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस अशुद्ध धातुओं को परिष्कृत करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि इलेक्ट्रोलिटिक शोधन है। तो कोरोजन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी या कोई भी अन्य एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोरोजन है क्या, सबसे पहली बात तो दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये आपकी रिएक्शन एक तरह से किसकी हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है कि जो आपका सिल्वर है, तो सिल्वर के आर्टिकल्स आपने देखे हैं जनरली थोड़े समय के बाद ब्लैक हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सल्फर है कहाँ पर, हवा में मौजूद है, ये कोटिंग बना लेता है किसके साथ, सिल्वर के साथ मिलकर, और ये क्या बना लेगा, आपका सिल्वर सल्फाइड बना लेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका सिल्वर है आपका Ag प्लस आपकी एयर है किसकी, एयर में क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। तो एयर में सल्फर प्रेजेंट है तो ये क्या बना लेगा, आपका सल्फर सल्फाइड।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एजी सिल्वर, देखो कैसे याद रखेंगे, एजी का हो गया सिल्वर, सिल्वर का हो गया एस, ठीक है, उसमें क्या हो गया सल्फर, एस एस, और क्या बन गया एस एस बन गया। तो सिल्वर का सल्फर का एस एस सल्फर सल्फाइड बन गया। ठीक है, ऐसी कॉपर की रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एयर के साथ, और ये क्या करेगी, ये अपनी शाइन को खत्म कर देगी और ब्राउन सरफेस एंड गेन्स ग्रीन कोटिंग, कुछ ग्रीन ग्रीन सी देखने को मिलती है। तो दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये क्या होता है आपका कॉपर कार्बोनेट होता है। अब आपको क्या इसमें याद रखना है कि कॉपर की रिएक्शन किसके साथ हुई, एयर के साथ हुई, और एयर में किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या बन गया आपका कॉपर कार्बोनेट बन गया। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी की ही लाइंस हैं, इसलिए क्या है ये आपकी ग्रीन कोट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की। तो आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, मॉइस्ट एयर के साथ, इट एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैग की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो आयरन की रिएक्शन आपने देखी होगी, जनरली घर में लगी जाती है आयरन पे रस्ट, तो ये क्या होगी, एयर के साथ कॉन्टैक्ट में रस्ट लग जाती है। ठीक है, तो अब पहली क्या है, यह हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करके एक कोटिंग बनाता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, किसका, आपका सिल्वर, सिल्वर के साथ सल्फर, सल्फर के साथ सल्फर सल्फाइड। ठीक है, तांबा हवा में नम, तो तांबा की आपकी रिएक्शन क्या हो गई, कॉपर, और ये आपकी एयर, एयर में CO2 प्रेजेंट था, कॉपर कार्बोनेट बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयरन। आयरन जब है आपकी हवा में एक्सपोजर करती है तो ये क्या बना लेती है, ये आपका रस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन को बचाने के लिए एक किसी भी चीज़ में कोरोजन ना हो, जंग ना लगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंट करो, उसे ऑयल करो, ग्रीस करो, गैल्वनाइजेशन करो, क्रोम प्लेटिंग करो, या एनोडाइजिंग करो, या एलॉयज बनाओ उसका। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पहला प्रक्रिया आपका गैल्वनाइजेशन। तो इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो गैल्वनाइजेशन में क्या है, फिक्स है कि आपको जिंक की ही कोटिंग करनी है, थिन लेयर ऑफ जिंक की कोटिंग करनी होती है, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, स्टील के ऊपर, जिससे कि रस्ट ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एलॉय। तो एलॉय क्या होता है, एक तरह से होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का, और मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो ये क्या है, एक तरह से मिक्सचर है, मिश्रण है। तो ये क्या है, फर्स्ट मेल्टिंग बाय प्राइमरी मेटल, तो आप मेटल को मेल्ट कर देंगे और उसमें डिजोल्व कर देंगे अदर मेटल्स को, और उसको ये बन जाएगा एलॉय, और एलॉय क्या है आपका रस्ट फ्री होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन। आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। तो आयरन को क्या है, आप प्योर स्टेट में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और एंड स्ट्रेचेस इजली व्हेन हॉट, बट इफ इट इज मिक्सड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम इट इज नोन एज स्टेनलेस स्टील। तो मतलब स्टेनलेस स्टील में किससे बनता है, आयरन हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, तो ये इससे कौन बनता है आपका, इससे आपका क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन होता है। चलिए, ऐसे ही आपका एलॉय क्या है, मरकरी का एमेल्गम है। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर बात कर लेते हैं आयरन। आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज बट इट्स नेवर इन द प्योर स्टेट, जो हमने भी पढ़ा। और फिर नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, ब्रास। ये सब अमेल्गम वगैरह हम पढ़ चुके हैं। ब्रास क्या हो जाएगा, इट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन। सोल्डर इट इज एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ठीक है, तो ये तीन एलॉयज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे कि ब्रास का क्या है, ब्रॉन्ज का क्या है। और देखो BTC से मैंने याद किया था, BTC और CBZ, तो दो आपको याद हो जाएंगे। BTC आपका क्या होगा, ब्रॉन्ज का, कॉपर, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन। तो ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन BTC हो गया। ठीक है, ब्रॉन्ज याद हो गया। ब्रास का क्या हो जाएगा, ब्रास का B से ब्रास, CU से कॉपर, ZN से जिंक। तो ये आपका हो जाएगा किसका, ब्रास का, और ये आपका हो जाएगा ब्रॉन्ज का। ठीक है, चलिए आगे है लोहा। सबसे अधिक प्रयोग होने वाली धातु है, लेकिन इसका उपयोग कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं किया जाता, तो इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है और गर्म होने पर आसानी से खिंच जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ी मात्रा में कार्बन को मिला दिया जाए तो ये कठोर और मजबूत बन जाता है। जब लोहे को निकल
और जब लोहे को निकल और क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील में बन जाता है। पारे की मिश्र धातु अमलगम है। पीतल, तांबा और जस्ता एक मिश्र धातु है। Cu और Zn जो मैंने अभी याद करवाया आपको, क्या है आपको याद रखना है, BTC और CbZ। बीटीसी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला बीटीसी हो जाएगा ब्रॉन्ज, BTC और CbZ। इससे आप याद रखेंगे निमोनिक्स के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए देखते हैं। तो अभी तक आपको कैसा लगा, आपको कुछ फायदा हो रहा है वो भी बताइएगा। और साथ ही साथ हम इसके बाद बायो का भी लेसन करेंगे, बायो क्लास 9 NCERT का। तो चिंता मत करिएगा, थोड़ा 1-2 दिन गैप हो गया, 1-2 दिन क्या, 3 दिन शायद गैप हो गया। तो थोड़ी मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और अब आगे हम कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कार्बन और उसकी यौगिक। तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन अधातु है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, कार्बन क्या है आपका, अधातु है। साथ ही साथ आपका कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर आयनिक यौगिक की तुलना में कार्बन यौगिक का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। तो आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कंपेयर अगर किया जाए आयनिक कंपाउंड से तो कम होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल नहीं होते हैं। फिर आपको द फोर्स, सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। तो इनमें क्या है, बॉन्डिंग करके कोई आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि ये यौगिक बड़े पैमाने पर बिजली के गैर चाल संचालक होते हैं। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन यौगिकों के बंधन किसी भी आयन को ना जन्म नहीं देता। कार्बन इलेक्ट्रोडों का आदान प्रदान सह संयोजक बंधन बनाता है। मतलब कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये सब पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, इजी पॉइंट्स थे। क्या है आपको, देखो इसमें इस स्लाइड में आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि कार्बन क्या है आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि कार्बन जो होते हैं ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये कंपाउंड्स जो बनते हैं ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि दे डू नॉट, द कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। जब आयंस आते हैं तभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये कोई आयंस रिलीज नहीं करते, इसलिए कोई कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं करते। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नॉट वेरी स्ट्रांग होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको इसमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो अब हमने बात करी थी कि कार्बन क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। तो आइए समझ लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। तो बॉन्ड्स which are formed by sharing of electron pair between two atoms are known as covalent bond। तो covalent bond क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आपके दो क्या है, दो आपके एटम्स के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। जो बंधन दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के बंटवारे से बनता है उन्हें संयोजक बंधन के रूप में जाना जाता है। जैसे कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। इनके बॉन्ड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल, बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। ये बॉन्ड्स तो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, वीक। देखा जाता है कि संयोजक बंधन बंधित अणुओं के भीतर अणु में मजबूत बंधन होते हैं, लेकिन अंतर आणविक बल क्या होता है, कमजोर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। इससे इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम हो जाते हैं। ठीक, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, सच कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही जो भी हमने पिछला पॉइंट पढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे नहीं नोट किया है आपको समझाने के लिए, तो मैं भी आपको पेन से इसमें नोट कर दूंगी, तो आप इसको देख लेंगे। देखो कार्बन क्या है, ये आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, इसका आपको यहाँ पे समझना होगा। जैसे कार्बन है आपका, तो C6 इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे 2 होगा और 4 हो गया। अब ये 2 4 में दो चीज़ें आपकी पॉसिबल हैं, या तो दो चीज़ में क्या करेगा, पहली चीज़ क्या होगा, देखो 2 और 4 है, इसका मतलब क्या करेगा, ये
क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अगर ये पॉसिबिलिटी है पहले कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये क्या करेगा, अपना ड्यूप्लेट मेंटेन करेगा। ड्यूप्लेट मेंटेन मतलब इसके पास सिर्फ 2 रह जाएगा। और दूसरा केस क्या होगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, गेन करेगा तो क्या करेगा, कंप्लीट कर अपना ऑक्टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे 2 और 8 बचा। तो इस कंडीशंस में क्या क्या हो जाएगा, अगर पहली कंडीशन होती है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो लूज करेगा तो क्या बना लेगा, ये C+4 आपका कैटायन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to remove 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं जिसमें कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना पड़ेगा किसमें, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर क्या बनेगा आपका 6 4 माइनस एनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा इसमें, यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन न्यूक्लियस। तो इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी मुश्किल होगी। कैसे यहाँ पे होगा, जैसे कि अभी यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 6 की, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अब कितनी हो गई, 6 प्लस कितना आपका 4, तो ये हो जाएगा 10। तो 6 प्रोटॉन्स आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी मुश्किल है। तो इन्हीं दो कारणों से क्या है कि कार्बन जो है वो आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता है। इंस्टेड ये क्या बनाता है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, जो कि आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। आइए अभी समझ लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से बनाता है कार्बन, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 है, ठीक है। तो इसमें H2 है, तो H2 है मतलब ये H1 इसके पास है और H1 इसके पास है। तो इस तरीके से ये एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो इसमें क्या हो गया, H और H के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिला। तो ये क्या हो गया, आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 8। तो इसके हिसाब से 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ऑक्सीजन O2 है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, O इधर और O इधर, तो 2 और 6 इधर, और इधर 2 और 6 इधर। तो इस हिसाब से आपका ये कैसे हो जाएगा, लास्ट में कितना है, 6। तो इधर वाले में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, और इधर वाले में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 और 6। तो आपस में क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे। तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो गई, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आगे क्या बात हो रही है। अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, कार्बन के अलग अलग नेचर क्या हैं वो आपको जानने ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहले हो गया कैटिनेशन की प्रक्रिया, श्रृंखलन। तो कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। तो यह क्या हो जाएगा, श्रृंखला बना लेता है। कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम गिवन राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है ना। आपने बहुत सारे कार्बन एटम्स की चेन देखी होगी, आइए उसको देख लेते हैं एक चेन को। जैसे क्या हो गया, इस तरीके से कार्बन 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 कार्बन, तो ये एक लंबी चेन हो गई। अगर इसी में मैं बात करूँ कुछ ब्रांचिंग की, तो कुछ इस तरीके से आपने ब्रांचेस भी देखे होंगे कार्बन के।
तो ये क्या हो गया ब्रांच। अगर अगर कार्बन को मैं रिंग के फॉर्म में अटैच कर दूं तो कार्बन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कि कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आप देख सकते हैं, कुछ यूनिक एबिलिटी है जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात क्या है हमारी, जस्ट अ सेकेंड। टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी में क्या हो जाएगा, कार्बन की संयोजकता 4 है, यह कुछ अन्य तत्वों के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ने में सक्षम है। तो मतलब कार्बन क्या है, इसकी वैलेंसी 4 है, जो कि 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ ये कंबाइन कर सकता है, इसलिए इसकी टेट्रावेलेंसी 4 होती है। कैसे समझेंगे, जैसे कि अगर ये है इस कार्बन, तो ये 4 अलग अलग चीज़ों से, 4 कार्बन से भी कंबाइन कर सकता है, किसी और अन्य से भी कंबाइन कर सकता है, ऐसे Cl से भी कंबाइन कर सकता है। तो मतलब ये आपके 4 अलग अलग यहाँ पर चीज़ें आपकी लग सकती हैं, अटैच हो सकती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बन को टेट्रावेलेंसी। क्यों, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी होती है। ठीक, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। चलिए आइए इनके बारे में अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहला एलोट्रोप होता क्या है, द फिनोमेना बाय विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट। एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में जब भी कोई भी एलिमेंट रहता है उसको एलोट्रोपी बोलते हैं। वह घटना जिसके द्वारा कोई तत्व एक से अधिक भौतिक अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है, इसे एलोट्रोपी कहते हैं। और कार्बन के पास क्या है, कार्बन अपनी एलोट्रोपी शो करता है, जिसकी वजह से कार्बन अलग अलग अपने एलिमेंट्स को बना सकता है, और अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। तो इस तरीके से हम कार्बन के एलोट्रोप्स यहाँ पर जानेंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं क्या है। कार्बन ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी ऑफ हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। कार्बन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं का या समन्वय संख्या रखने की अपनी क्षमता के कारण कार्बन को उन कुछ तत्वों में से एक बनाता है जिनके कई संख्या में आपके एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन एबिलिटी टू कैटिनेट इज द अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कार्बन क्या है, कार्बन की श्रृंखलाबद्ध करने की क्षमता एक अन्य योगदान कारक है। इस प्रकार यह कार्बन के विभिन्न अनुरूपों के निर्माण की ओर ले जाती है। तो आपको 2 पॉइंट क्या याद रखने हैं, कि कार्बन पहला तो क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, दूसरा फॉर्म, कि कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से उसके डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पॉसिबल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला एलोट्रोप क्या हो गया, डायमंड हो गया। तो डायमंड में आपको क्या याद करना है, सबसे पहली बात कि ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। दूसरा पॉइंट कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, मतलब कि हर सॉल्वेंट में क्या है, ये अघुलनशील है, ये घुलता नहीं है। इट इज़ हार्ड बिकॉज ब्रेकिंग डायमंड क्रिस्टल इन्वॉल्व्स रप्चरिंग मेनी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। इसके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ईच हर एक कार्बन एटम इसमें sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसको आप याद रखेंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा पाया जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पाया जाता है, एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद अदर 4 कार्बन एटम्स। और हर कार्बन एटम आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं एक कार्बन, इस कार्बन की बात करूँ, तो ये 4 अलग कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये क्या है, इसके चारों क्या है, आपके चारों की साइड्स क्या है, कवर्ड है अलग कार्बन एटम से। तो इसलिए एक तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसके कार्बन एटम क्या है, एक दूसरे टेट्राहेड्रली लिंक्ड होते हैं। हर कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, और कैसा स्ट्रॉन्ग आपका कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने यहाँ पर नोट करे हैं। ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, विद्युत कुचालक होता है, यह ऊष्मा का अच्छा संवाहक है, यह सभी विलायकों में अघुलनशील है। फिर यह कठिन है, मीन्स कठोर है, क्योंकि हीरे की क्रिस्टल को तोड़ने में कई मजबूत सह संयोजक बंधन टूटते हैं। फिर प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होते हैं, और टेट्राहेड्रल संरचना के कोनों पर 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजक बंधन बनाता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट देखो, कार्बन में डायमंड में हमने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखी थी, sp3। यहाँ पर हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखेंगे, कि ईच कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब साथ ही साथ आपका क्या है, ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट है, ब्लैक है, फ्लैकी सॉलिड है। फिर इलेक्ट्रिकल, आप ये
मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड इन अ फ्लैट हेक्सागोनल लैटिस। ग्रेफीन, और ये क्या है, ये सारे क्या है, एक तरह से लेयर्स के फॉर्म में आपके अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके से। वो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा था, यहाँ पर आपको कुछ लेयर्स जैसे देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है कि हर एक कार्बन एटम जो है अदर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, और एक कार्बन एटम के खाली होने के कारण यहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पॉसिबल है। वहां पर क्या था आपका डायमंड में कि सारे चारों साइड्स कार्बन के क्या थे, ऑक्यूपाइड थे। यहाँ पर 3 साइड ऑक्यूपाइड होगा, पर एक साइड क्या है, फ्री रहेगा। एक फ्री साइड रहने की वजह से क्या होगा, सिंस द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज दे आर मोबिलाइज एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है आपको। फिर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू its 3 neighboring carbon atom by strong covalent bond and form layers of hexagonal ring। sp2 hybridization होता है। 4th बॉन्ड जो होता है उसमें पाई बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी में। सीसा, यह मुलायम काला परतदार ठोस मध्यम विद्युत चालक है। सी परमाणु फ्लैट हेक्सागोनल लैटिस के में बंधे होते हैं, जिन्हें बाद में शीट की तरह इसमें स्थिरित रहते हैं। ठीक है, फिर प्रत्येक कार्बन परमाणु सीसी सह संयोजक बंधन के माध्यम से 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने 3 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से मजबूत सह संयोजक बंधन द्वारा बंधा होता है और षटकोणीय विलय की परतें बनाता है। ठीक, फिर यह आपका sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होते हैं, तो चौथा पाई बॉन्ड के रूप में बनता है। फिर चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं तो वे गतिशील होते हैं और बिजली का संचालन कर सकते हैं। तो डीलोकलाइज होने के कारण इनका क्या है, बिजली का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ग्रेफाइट का उपयोग मशीनों के लिए शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है फुलरीन्स की। तो फुलरीन्स आपके बुक में ज़्यादा नहीं दिया है। क्या दिया है कि फुलरीन्स का फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60। तो सबसे पहला फुलरीन था C60 आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें कि कार्बन एटम्स अरेंज जब इस तरीके से होते हैं ऐसा लगता है कि फुटबॉल की शेप वो ले रहे हैं। आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं कि फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये फुलरीन्स में कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसमें कुछ तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे 20 हेक्सागन है और 12 पेंटागन है। तो फुलरीन्स किससे किससे मिलकर बना है, तो फुलरीन बना है आपका, इसमें 20 हेक्सागन है और 12 आपके पेंटागन देखने को मिलते हैं। तो हेक्सागन क्या हो जाएंगे, जिसमें 6 साइड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। पेंटागन क्या हो जाएगा, जिसमें 5 साइड्स हैं। ठीक है, और हर एंड पे क्या लगा है, कार्बन एटम लगा है। ठीक, इसमें भी कार्बन एटम लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रोप। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमेशा सेम होती हैं। किसकी, आपकी जितने भी एलोट्रोप्स हैं इनकी आपके रासायनिक गुण क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम केमिकल कंपोजिशन होती है। तो उसमें भिन्न क्या होता है, तो आपका भिन्न होता है इसके भौतिक गुण। तो जितने भी आपके एलोट्रोप्स हैं इनकी भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, पर इनके रासायनिक गुण एक से होते हैं। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप, इनका डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप भी इनका अलग होता है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण इनका जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जो वो क्रिस्टलाइन शेप है, तो ये भी क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है। तो एलोट्रोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम केमिकल कंपोजिशन। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एलोट्रोप्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एलोट्रोप्स के केमिकल जो गुण होते हैं या उनके जो भौतिक गुण हैं, इसमें क्या सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज होती है। तो इनके जो केमिकल गुण होते हैं, जो आपके रासायनिक गुण होते हैं, वो एक से होते हैं, पर इसके भौतिक गुण क्या होते हैं एलोट्रोप्स के, अलग अलग होते हैं। ठीक, चलिए समान रासायनिक संरचना के कारण एलोट्रोप्स को समान रासायनिक गुण होता है। कणों की अलग अलग व्यवस्था के कारण एलोट्रोप में अलग अलग क्रिस्टलाइन आकार भी होते हैं। एलोट्रोप में अलग अलग भौतिक गुण भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, समान रासायनिक संरचना के कारण एलोट्रोप में समान रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, वही सब पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर एंटायरली मेड अप ऑफ ओनली 2 काइंड ऑफ एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन आप नाम से ही वेरी क्लियर हो रहा है बहुत ही ज्यादा कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या बना है, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, एक आपका सैचुरेटेड होता है और दूसरा आपका अनसैचुरेटेड होता है।
ठीक है, तो दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स देखने हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसलिए सबसे पहला देख लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन एटम्स होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो सैचुरेटेड है, देखो सैचुरेटेड है कैसे याद रखोगे, सैचुरेटेड का एस और सिंगल बॉन्ड का एस। तो सैचुरेटेड में जो बॉन्ड्स आपको देखने को मिलते हैं वो सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, और ये एक तरह से सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। फिर ये हाइड्रोकार्बन्स, इनके पास इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखो हर चीज एस एस से हो गई। पहली क्या हो गई, ये सैचुरेटेड है, तो ये सिंगल बॉन्ड है इनके पास। और साथ साथ एस से एक और चीज क्या हो जाएगी, एस से आपकी ये हो जाएगी कि ये आपके सिंपल सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जरूर पूछते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में अगर देखा जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन एटम्स के बीच में मिलती है विथ नो sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। मतलब सेचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स में आपको किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, पर इसकी जगह पे sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर बात दे आर टुगेदर कॉल्ड एल्केन्स। इसको क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। ये भी आपसे पूछा जाता है कि एल्केन्स का क्या फॉर्मूला है, तो CnH2n+2 ये एक जनरल फॉर्मूला है। इसमें से C की वैल्यू अगर आप CnH2n+2, अगर इसमें n की वैल्यू आपने 1 रखी तो क्या हो जाएगा, C1H2+2, तो C1H4 मतलब CH4 बन गया, जो कि आपका क्या है, मीथेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यू 1 2 3 पुट करके n की वैल्यूज आप एक किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब ये कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर एंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे या आपके ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे। ठीक, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा अनसैचुरेटेड में, बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक है जो पूरी तरह से केवल दो प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त क्या हो जाएंगे, इन यौगिक को कार्बन कार्बन परमाणु और कार्बन हाइड्रोजन परमाणु एकल बंधन द्वारा इस एक साथ रहते हैं, तो इसमें ये एकल बंधन यौगिक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को में दोहरा या तिहरा बंधन नहीं देखने को मिलता है। इसका संस्करण के संबंध में उनके पास sp3 संस्करित कार्बन परमाणु होते हैं, जिसमें sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाई जाती। इसका फॉर्मूला सामान्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पूरी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से बने होते हैं और दो असन्न कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरे और या ट्रिपल बंधन में बंधे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये आपका इधर आप देख सकते हैं किस तरह से आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको CnH2n और CnH2n-2 ये आपके दोनों फॉर्मूले चल रहे हैं। फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा आपका CnH2n+2। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूलेस किसमें सैचुरेटेड है और किसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के क्या क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे एन की, अगर एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो इस तरीके से क्या है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और आपके सारे हाइड्रोकार्बन्स बनते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कुछ रासायनिक गुण होते हैं कार्बन कंपाउंड्स के, जैसे कि सबसे पहला रासायनिक गुण क्या है, दहन। तो जब आपके केमिकल कंबशन, तो पहला क्या है, दहन। जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो यह गर्मी और प्रकाश पैदा करता है। ऊर्जा मुक्त करने के लिए कार्बन और उसकी यौगिक को जलाने की इस प्रक्रिया को दहन के रूप में जाना जाता है। When carbon burns in the presence of oxygen, कार्बन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
क्या बना, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज कंबशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कंबशन। कंबशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन के साथ रिएक्शन होती है। फिर क्या वो लिख रहे हैं कि एल्केन्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू विच एल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्केन्स सबसे अच्छे फ्यूल क्यों माने जाते हैं, एक्सीलेंट फ्यूल्स क्यों माने जाते हैं, क्योंकि एल्केन्स क्या है, ये एयर में बर्न कर लेते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है जो कि इस्तेमाल होती है एज अ फ्यूल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि एल्केन्स हवा में जलकर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं जिसके कारण एल्केन्स उत्कृष्ट ईंधन होते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी बुक के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपको याद रखने ज़रूरी हैं। ये कंबशन के एग्जाम्पल हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और CO2 रिलीज हो रहा है, प्लस हीट एंड लाइट और हीट एंड लाइट रिलीज हो रही है। तो ये आपकी ऊष्मा और रोशनी की आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं में क्या होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड गेट इजीली ऑक्सीडाइज्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू कंबशन। क्या हो रहा है कि जब आप कंबशन के लिए मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन और उसके यौगिक जो है, कंपाउंड्स जो हैं, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आपका अल्कोहल का क्या किया, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ये इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द सब्सटेंसेस विच कैन ऐड ऑक्सीजन टू अदर कंपाउंड्स आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीजन को ऐड करते हैं कंपाउंड में, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर इंक्लूड एल्कलाइन, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये आपको क्या है, यहाँ पर मैं लिखती भी जा रही हूँ जिससे कि आप जब इसको पीडीएफ के फॉर्म में देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आपका क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ हुई, अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट या एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, और क्या बना आपका, ये आपका बन गया इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब आपका अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, और ये इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सिंगल बॉन्ड में, किसमें, एडिशन रिएक्शन में। अब इसमें कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं और इस प्रतिक्रिया की को अतिरिक्त प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको, ये आपका इथीन हो गया। तो इथीन ने रिएक्शन किसके साथ करी, हाइड्रोजन के साथ की। कैटलिस्ट आपका निकेल है, इसके साथ आपका प्लैटिनम भी कैटलिस्ट यूज हो सकता है। टेम्परेचर आपका हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे 573 केल्विन। ठीक है, और क्या बन रहा है आपका, ये इथेन बन रहा है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 तो इसका मतलब आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका सिंगल बॉन्ड इथेन में। तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन हो गई, आपकी एडिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इज एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या यहाँ पर बोला गया कि जो आपको वनस्पति तेलों को तेलों का हाइड्रोजनीकरण अतिरिक्त प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। एडिशन रिएक्शन में आपको हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल आ जाएगा जिसमें असंतृप्त वनस्पति तेल को संतृप्त यौगिक में बदलने के लिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन मिलाया जाता है। सिंपल बात क्या है कि आपको अनसैचुरेटेड से कन्वर्ट होकर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जो कि आपको वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, तो इसको इस रिएक्शन में क्या होगा, आपको एडिशन रिएक्शन देखने को
मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस तरह से पूछी जाती है कि जो आपका वेजिटेबल ऑयल्स की रिएक्शन है वो किस तरह की रिएक्शन है, वो आपकी एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वेजिटेबल ऑयल है, ये कैसा है आपका, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि ये आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है, निकल कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है और साथ साथ इसमें ऊष्मा दी जा रही है, तो इससे आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि आपका क्या है, वनस्पति ही है। तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगली बात कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर आइटम्स लाइक क्लोरीन। सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कुछ हटके कुछ लग रहा है। ठीक है, ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन जैसी कुछ अन्य वस्तुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या रिएक्शन है इसमें। तो इसमें रिएक्शन आपको कुछ ये देखनी है जिसमें मीथेन की रिएक्शन हो रही है। अब मीथेन ने जब किसके साथ रिएक्शन कराई, अपनी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, और ये भी किसकी प्रेजेंस में, हीट और लाइट की प्रेजेंस में। लाइट कैसी हो जाएगी, आपकी सनलाइट हो जाएगी। तो आपका क्या बना, CH3Cl बना, क्लोरोमीथेन बना, और प्लस आपका क्या रिलीज होगा, प्लस आपका यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी HCl रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोरोमीथेन बन गया। ये क्या है, आपकी सनलाइट है, Hmu आपकी सन लाइट है। तो ये रिएक्शन किसकी हो गई, आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे इथेनॉइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके बुक में है और आपको याद करनी भी ज़रूरी है। चलिए आइए सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इथेनॉल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इथेनॉल क्या होता है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल और को आमतौर पर अल्कोहल भी कहा जाता है। इट इज कॉमनली नोन एज अल्कोहल एंड इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक, इट इज गुड सॉल्वेंट। क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज टिंचर्स, आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। यह एक अच्छा विलायक होता है। इसका उपयोग दवाओं जैसे टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक के रूप में भी किया जाता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो इथेनॉल क्या है, आपका हाईली सॉल्युबल होता है, किसमें, वाटर में। इथेनॉल पानी में भी के सभी अनुपात में ये घुलनशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल में आपको सबसे पहले रिएक्शन देखनी है, रिएक्शन विद सोडियम। तो जब रिएक्शन करोगे किसकी, इथेनॉल की, किसके साथ, सोडियम के साथ, आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं। तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम लीडिंग टू क्या बनाएगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम के साथ हो रही है। क्या रिलीज आउट हो रहा है, हाइड्रोजन। ठीक, तो और क्या अदर प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन सिर्फ एक बार देख लेनी है, जिसे एग्जाम में अगर पूछी जाए तो आप इससे एंड प्रोडक्ट आपको पता हो कि क्या बन रहा है। सोडियम के साथ अभिक्रिया, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है जिससे हाइड्रोजन का विकास होता है। विकास इथेनॉल के साथ अन्य उत्पाद सोडियम इथॉक्साइड के साथ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसकी रिएक्शन हो रही है हमारी, किसके हम पढ़ रहे हैं, इथेनॉल के बारे में। तो अभी हमने सोडियम की रिएक्शन देखी इथेनॉल के साथ, इथेनॉल है, इथेनॉल के साथ सोडियम की रिएक्शन। अब हम देख रहे हैं इथेनॉल की रिएक्शन हो रही है, किसको देने में, क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, आपका हीट करेंगे किसको, इथेनॉल को। आपका ये आपकी कंडीशन लग गई किसमें, 443 केल्विन। ठीक है, इसमें हीट करेंगे विथ एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा इथेनॉल का, और क्या बन जाएगा, आपका इथीन बन जाएगा, जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। मतलब कि आपका सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो गया, आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जो कि आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने का एक तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अभी तक हमने इथेनॉल को देखा, अब हम देखते हैं इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज। तो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड के गुण, इथेनोइक एसिड को आमतौर पर एसिडिक एसिड कहा जाता है। यह
या कार्बोक्सिलिक एसिड नाम एसिडिक एसिड के समूह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज विनेगर एंड इज वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। तो जो जितने भी आपका आपने विनेगर वगैरह देखा होगा उसमें क्या होता है, उसमें 5 to 8% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। तो इथेनोइक एसिड क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 290 केल्विन होता है। इसकी वजह से ये फ्रीज इजिली हो जाता है कोल्ड, जितनी भी आपकी बहुत ठंडी जगह है। दिस गिव राइज टू दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसीलिए इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसको, इथेनोइक एसिड को। दूसरा नाम क्या हो गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक, शुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए यह अक्सर ठंडी जलवायु में सर्दियों के दौरान जम जाता है। इससे इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी रखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो अब आप क्या क्या रिएक्शन देखनी है, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी गई है। तो एस्टर्स क्या होते हैं, ये आर कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। अगर किसी अल्कोहल की आपने रिएक्शन करा दी किसके साथ, आपकी एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएंगे, एस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और एस्टर्स क्या होते हैं, स्वीट फ्रूटी स्मेल के होते हैं। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल in the presence of acid catalyst to give ester। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हैं। एस्टरिफिकेशन आमतौर पर एसिड और अल्कोहल की प्रक्रिया होती है। अब इसमें एसिड कौन सा है, आपका इथेनोइक एसिड है। ठीक है, तो ये आपका इथेनोइक एसिड है और ये आपका इथेनॉल है। इन दोनों की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन आपकी अल्कोहल के साथ हो रही है और इसकी वजह से क्या बन रहा है, आपका एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो बस तो इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, एस्टरिफिकेशन प्रक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आप एस्टर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़, मतलब क्या क्या आपके रिएक्टेंट्स है। तो इथेनोइक एसिड है, मतलब एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होगी तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड which is alkali, sodium hydroxide क्या है, alkali है, the ester is converted back to alcohol। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपको क्षार है के साथ उपचार करने के लिए एस्टर वापस से अल्कोहल और कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में के सोडियम नामक में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रतिक्रिया को सेपोनिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका उपयोग साबुन की तैयारी के लिए किया जाता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो हमारा ये क्या बन गया, हमारा एस्टर बन गया। अब इसको ट्रीट करा किसके साथ, एल्कली के साथ जो कि NaOH है। तो NaOH को एस्टर, ये आपका एस्टर है, तो एस्टर को आपने NaOH के साथ ट्रीट करा तो क्या बन गया, आपका वापस से अल्कोहल बन गया, CH3COH बन गया। तो ये C2H5OH ये अल्कोहल बन गया और साथ साथ CH3CONA बन गया। ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया जो कि आपका सोप को बनाने में आगे इस्तेमाल होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिएक्शन विथ बेस। तो अब क्या है, अभी हमने देखा, हम क्या पढ़ रहे हैं, देखते चलेंगे, वापस से रिवाइज करते चलेंगे तो दिमाग में रहेगा। क्लास 10 थोड़ा तो लेवल हाई रहेगा, है ना। तो इथेनोइक एसिड की हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं इथेनोइक एसिड की हमारी रिएक्शन विद बेस के साथ। तो लाइक मिनरल एसिड्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेस। आपका बेस क्या हो गया, NaOH हो गया। टू गिव सॉल्ट, तो क्या बना रहा है, CH3CONA बना रहा है। ठीक है, सोडियम इथेनोएट बना रहा है जिसको सोडियम एसिटेट भी बोलते हैं, एंड वाटर। खनिज एसिड की तरह इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के और जैसे क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक बनाता है और पानी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब कार्बोनेट के साथ हो रही है, Na2CO3 ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा और जो सॉल्ट है ये बना सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो सोडियम एसिटेट आपका सॉल्ट बन गया। तो बस इतनी रिएक्शन आपको इसमें समझनी है। नेक्स्ट चलते हैं,
अब बात कर लेते हैं सोप की फॉर्मेशन की और डिटर्जेंट की, और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आपकी साइंस में केमिस्ट्री आपकी लगभग ओवर हो जाएगी। तो सोप में क्या है, इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग क्लेंजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। तो सोप है क्या एक्चुअल में, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे मैं अगर इसमें फॉर्मूला लिख दूं इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C17H35 COONA। ठीक है, या आप लिख सकते हैं C15H31 COONA। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सोडियम स्टेरेट, STEARATE स्टेरेट, और दूसरा हो गया आपका सोडियम पैल्मिटेट। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि साबुन है क्या, इट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द क्लेंजिंग प्रॉपर्टी वाटर। चलिए तो देख लेते हैं, द आयनिक एंड ऑफ अ सोप इंटरैक्ट विथ वाटर व्हाइल द कार्बन चेन इंटरैक्ट्स विथ ऑयल। किस तरह से होगा आगे हम अभी देखेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल। देखो दो तरह के इसमें इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से अगर ये सारे आपके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स जब प्रॉपरली कंबाइन करते हैं तो इस तरह से मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। जो बाहर वाला एंड है ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक होगा। क्यों, क्योंकि सॉरी हाइड्रोफिलिक होगा, और जो अंदर वाला एंड होगा ये आपका हाइड्रोफोबिक होगा। क्यों फोबिक बोला, क्योंकि इसको डर है पानी से, इसलिए अंदर की तरफ छुपा हुआ है। अब अंदर की तरफ छुपा हुआ है तो यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, यहीं पे डर्ट प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, अंदर डर्ट होती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक एंड पर होती है। हाइड्रोफोबिक एंड क्या हो गया, ये आपका टेल हो गया, और हाइड्रोफिलिक एंड क्या हो गया, ये आपका हेड हो गया। और हेड क्या है, बाहर पानी के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स व्हाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। This forms an emulsion of water. The soap missile thus helps in pulling out the dirt in water and we can wash our clothes clean. अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन, ये कैसे सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। तो सपोनिफिकेशन है क्या, सबसे पहले जान लेते हैं। तो सपोनिफिकेशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप। तो सपोनिफिकेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें आप साबुन को बना सकते हैं। सपोनिफिकेशन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसमें होता क्या है, हाइड्रोलिसिस होता है किसका, एस्टर का, विथ NaOH और KOH टू गिव अल्कोहल एंड सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ द एंड। हम देख भी चुके हैं किस तरह से हुआ था ऊपर। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, जस्ट अ सेकेंड, it is prepared by heating animal fat or vegetable oils with concentrated NaOH. The fats and oil react with sodium hydroxide to produce soap and glycerol. तो ये किस तरीके से हो रहा है, आइए देखते हैं। इसकी रिएक्शन आपको आगे भी देखने को मिलेगी। एक जनरल व्यू यहाँ पर ले लेते हैं किस तरीके से, कि फैट है आपका, फैट है या फिर ऑयल है। ठीक है, ये क्या है आपका, एस्टर है। ठीक, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, NaOH के साथ रिएक्शन होगी। क्या बन रहा है, सोप बन रहा है प्लस ग्लिसरॉल बन रहा है। ठीक है, और सोप कैसा बना आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है ना, और ग्लिसरॉल बना, ये आप अल्कोहल है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन हो गई। आगे प्रॉपर रिएक्शन आपकी है ट्राइग्लिसराइड से, किस तरह से वो बन रहा है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। तो यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम नमक से है, जिसमें पानी में सफाई करने का गुण होता है। साबुन का आयनिक सिरा पानी के साथ क्रिया करता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल के साथ क्रिया करता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसल नामक संरचना बनाते हैं, जहां अणुओं का एक सिरा तेल में डूबा होता है और जबकि आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। यह पानी में एक इमल्शन बनाता है। इस प्रकार साबुन मिसल पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, और कपड़े साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तैयारी साबुनीकरण की। तो साबुनीकरण में केवल साबुन बनाने की प्रतिक्रिया है, NaOH और KOH का इस्तेमाल होता है, जिससे एसिड का अल्कोहल और सोडियम या पोटेशियम नमक मिलता है। ठीक है, इसे पशु वसा या वनस्पति तेल को साद्र NaOH घोल के साथ गर्म करके तैयार किया जाता है। वसा और तेल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके साबुन और ग्लिसरॉल बनाते हैं। आपको रिएक्शन देखने को, ये रही आपकी रिएक्शन। तो यहाँ पर आइए देख सकते हैं, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड है, या इसको फैट या ऑयल भी बोल सकते हैं।
और क्या बना, ग्लिसरॉल बना, और आपको क्या बन गया, सोप बन गया। तो ये क्या है आपका, और साथ साथ आपकी ऊष्मा भी यहाँ पर रिलीज आउट होती है, तो ये आपकी हीट भी निकल रही है। तो ये आपकी रिएक्शन किसकी हो गई, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिटर्जेंट। तो अब डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन चार्ज हाइड्रोफिलिक और पोलर ग्रुप्स at the end of long hydrophilic hydrocarbon groups called detergent. The charged hydrofluoric group is called the head and the long lipophilic hydrocarbon is called the tail. क्या समझना है कि आपको इस तरीके से कुछ है, तो इसमें क्या होगा आपका, एक आपका टेल है, नीचे वाली आपकी टेल है, और ऊपर वाला क्या है, हेड है। तो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोफिलिक पोलर ग्रुप्स जो होते हैं एट वन ऑफ द लाइपोफिलिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स कॉल्ड डिटर्जेंट, द चार्ज हाइड्रोफिलिक ग्रुप इज कॉल्ड द हेड। तो ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड क्या होगा, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक एंड होगा, जो कि हमने पिछला देखा था। और टेल क्या हो जाएगी आपकी, हाइड्रोफोबिक हो जाएगी। ठीक है, एक हाइड्रोफोबिक हो गया, एक हाइड्रोफिलिक हो गया। तो इस तरह से डिटर्जेंट बनता है। डिटर्जेंट्स आर आल्सो नोन एज सर्फेक्टेंट्स एज दे हैव द एबिलिटी टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, सरफेस टेंशन ये कम कर देता है, कौन, आपका डिटर्जेंट। तो एम्फीफेटिक अणु जिसमें लंबे लाइपोफिलिक हाइड्रोकार्बन समूह के अंत में आवेशित हाइड्रोफिलिक या ध्रुवीय समूह होते हैं, डिटर्जेंट कहलाते हैं। आवेशित हाइड्रोफिलिक समूह को शीर्ष और लंबे लाइपोफिलिक हाइड्रोकार्बन समूह को पूंछ भी कहा जाता है। डिटर्जेंट को सर्फेक्टेंट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें पानी की सतह में तनाव को कम करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट बात करें आपका क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि मेन आपको समझना है। तो देखो क्या बताया, बहुत ही ईजी है क्लेंजिंग एक्शन, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, तो क्या होता है, सोप जो होता है, सोप इज अ काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच बोथ एंड्स हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो दोनों एंड, जो कि मैंने बार बार अभी बताती हुई चल रही हूँ, इस तरीके से दोनों एंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। फोबिक मतलब डर है, किससे, पानी से। तो जिसको पानी से डर होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो जो टेल होती है ये आपकी कैसी हो जाती है, हाइड्रोफोबिक हो जाती है, डर वाली। ठीक है, मतलब ये डर वाली है, इसको पानी से डर है, तो ये अंदर है। तो अंदर है, किसके साथ अंदर रहेगा, ऑयल के साथ। तो हाइड्रो और हाइड्रोफिलिक एंड क्या हो जाएगा, ये आपका हेड है। तो हेड है आपका हाइड्रोफिलिक, और ये क्या रहेगा, ये वाटर के संपर्क में रहेगा। ठीक है, इतना बात इसमें याद रखने वाली है। द फर्स्ट वन इज द हाइड्रोफिलिक एंड विच डिजॉल्व वाटर एंड इज अटैच्ड इट to it, where the second one is the hydrophobic end that is dissolved in hydrocarbon and is water repulsive in nature, जो कि अभी हमने पढ़ा। साबुन और डिटर्जेंट, इसमें ये आप मेन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएंगी बातें। क्या यहाँ पर समझाया गया है, मार्कर चेंज करती हूँ। तो ये देखिए, ये आपकी डर्ट क्या है, अंदर है। तो डर्ट जब अंदर की तरफ है, और फैब्रिक, आपको ये फैब्रिक दिख रहा है, और ये सोप के मॉलिक्यूल्स है। तो ये ऊपर क्या हो गया, ये आपको ये टुप्पी से दिख रही है, तो ये हाइड्रोफोबिक है, जो कि क्या है, टुवर्ड्स वाटर है, ऊपर की टुप्पी। और जो अंदर की टेल है, ये हाइड्रोफिलिक है, जो कि आपकी डर्ट की तरफ है। तो जैसे ही आपकी क्या है, साबुन डालते हैं तो क्या हो रहा है, हाइड्रोफिलिक जो आपकी टेल है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी डर्ट के पास चिपक जाएगी। और हाइड्रोफोबिक जो है, जो हाइड्रोफोबिक क्या हो गया, जो फोबिया क्या है, डर है। तो डर क्या है आपका, किससे, पानी से है। तो जिसको डर है वो तेल की तरफ रहेगा। तो हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो किसके पास है, आपकी डर्ट के पास है। तो ये इसके साथ इसको अटैच कर लेगी। और वाटर जो है वो बाहर की तरफ है, तो वाटर के साथ रिएक्शन कौन करेगा, आपका पोलर हेड करेगा, किसका, आपका सोप के मॉलिक्यूल का। तो इस तरह से ये डर्ट को पूरा जब मिसल का स्ट्रक्चर बना लेगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे इस तरीके से ये एक एक ऐसे ऐड होते होते ये पूरा मिसल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और मिसल का फॉर्मेशन करके अंदर डर्ट ट्रैप हो गई, और इसको खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से डर्ट फ्री ये हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और यहाँ पर आपका लगभग केमिस्ट्री ख़त्म होता है। इसके बाद हम करेंगे बायो को, और आपको ये चीज़ें कैसी समझ में आई कि नहीं आई, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।